देंगे और इसका एक और डीपीपी तुम लोगों को और मिलेगा, ठीक है। 2 डीपीपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका एक डीपीपी और मिलेगा तुम्हें, डीपीपी नंबर 3, उसको करना है एंड दैट विल बी योर लास्ट डीपीपी फॉर दिस चैप्टर। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से हम मतलब मंडे को तो पेपर डिस्कशन होता है ना आप लोगों का, तो ट्यूसडे से हम लोग डीएनएफ लोग चैप्टर जो है करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नए चैप्टर पे मूव करेंगे। अब बेटा मैं फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है ना, जितने भी इनऑर्गेनिक, देखो कुल मिला के इनऑर्गेनिक के चैप्टर है ही कितने तुम लोगों के, इतने सारे तो डिलीट भी हो गए जेई मेन से। तो अगर मैं पी ब्लॉक के बताऊं, एक तो तुम्हारा पी ब्लॉक कह रही हूँ सॉरी, इनऑर्गेनिक के एक तो पी ब्लॉक हो गया तुम्हारा ग्रेड 11 का, ग्रेड 12 का, है ना। उसके अलावा तुम्हारा हो गया डीएनएफ ब्लॉक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, जिसमें से पी ब्लॉक की वेटेज काफी ज्यादा कम हो गई है जेई से। तो लगभग लगभग लगा लो कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर लगा लो। तो वो 4 चैप्टर से क्वेश्चन अगर आप चाहते हो बने आप लोगों के, तो प्लीज आप लोग नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो जितना, अगर आपको स्कूल में थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है 20 मिनट्स का या 20-30 मिनट्स का, तो प्लीज एनसीईआरटी लेके जाया करो केमिस्ट्री की, उसको रीड कर लिया करो, 2 पेज भी पढ़ लोगे 5 दिन में। कितने एनसीईआरटी में पेज होते हैं, ठीक है, 10 दिन भी पढ़ लोगे वो चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। या फिर अगर क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है तो तुम अगर स्कूल में लेके जाते हो तो वो कर लो। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। अगर आप सोचोगे कि मैम टाइम तो हमें मिल ही नहीं रहा, हम तो सिर्फ 1-2 घंटे दे पाते हैं, फिर वो उससे तो नहीं हो पाएगी बेटा, बात बनेगी ही नहीं उससे। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के सवाल करो, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। इनऑर्गेनिक के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको कोई दूसरी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीपीपी और एनसीईआरटी कर ली ना, वो आपके लिए जेई मेंस के एडवांस के लिए भी इनफ, ठीक है। सो प्लीज इसको ध्यान में रखो, जो टीचर बता रहा होता है वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा होता है, जो उनके पहले बच्चों के लिए चीजें ये काम करी हैं, मैम है ना। तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुना करो कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं, कौन से चैप्टर में क्या करना है, क्योंकि जेई में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने होते, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी से चीजें जो है वो करनी रहती हैं पेपर में, ठीक है। अगर आप सोचो मैम सारे क्वेश्चंस, नहीं सारे नहीं करने होते, जितने भी आप करोगे डिपेंड ऑन योर कैटेगरी। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो उनको केमिस्ट्री के कम से कम 15 से 18 या 15 लगा लो, 15 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, 15 फिजिक्स में करने पड़ेंगे, कितने हो गए 25, 10-12, 10 एक उसमें लगाने पड़ेंगे मैथ्स में, तब जाके तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा ढंग का परसेंटाइल वहां पे बनेगा, ठीक है। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 3-4 जो है कम कर दो। तो इस हिसाब से बेटा चीजें जो है तुम्हें थोड़ा सा देखना है, अभी तुम कैसे कर रहे हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी आता है, उसको भी एनालाइज किया करो, तभी बात बनेगी, सिर्फ क्लास में आने से नहीं बनेगी बात, है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। तो मैंने ग्रुप 17 की कुछ चीजें तो आप लोगों को बता दी थी ना, है ना। ग्रुप 17 के कौन कौन से आपके मेंबर होते हैं ये तो मैंने डिस्कस भी कर लिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद वाले आप लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने और यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया था, इनके साइज के बारे में डिस्कस कर लिया था कि डाउन द ग्रुप जाते क्या है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके अलावा और क्या था हमारे पास, साइज बढ़ता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक बार वो रिकॉल करा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, कौन बताएगा, हैंड रेज करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था, रेज योर हैंड। हैंड रेज करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर था जो मैंने कल बताया था, आ गया पी बक्स, ठीक है। और बताओ, हाँ जी ईशा आप बताओ बेटा। मैम सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर
फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये आपने किसके हिसाब से बताया? मोस्ट नेगेटिव, राइट? तो आप मुझे ये बताओ ईशा, कि क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मैम ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। हाँ हाँ, और बोलो। थर्ड पीरियड से करता है, वेरी गुड। और थर्ड पीरियड में वैभव, आप बताओ। वैभव, वैभव तंवर। अनुज, आप बताओ। यस मैम। हाँ बताओ, वाई क्लोरीन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मैम क्लोरीन के मतलब फ्लोरीन से इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मतलब क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और जो इस मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है वो फ्लोरीन से थोड़ी कम होती है, इसलिए इसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिल्कुल यस, यही ऑर्डर आएगा। देखो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर मैं बात करी हूँ मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, या मैग्नीट्यूड वाइज बात करी हूँ, तो आंसर यही आएगा। बट अगर पेपर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगा वो छोटी वैल्यू होगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने किसका लिखा है? मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ऑल राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज डिफरेंस यू कैन कंपेयर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। उसके अलावा और हमने क्या डिस्कस किया था? और मैम हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या हुआ? मैम अगर मैग्नीट्यूड से आएगा तो मैम रिवर्स हो जाएगा। नहीं, मैग्नीट्यूड में आप साइन को कंसिडर नहीं करोगे ना। यस मैम। ठीक है, तो इसका -349 होता है, तो 349 कंसिडर करोगे ना, तो फिर यही ऑर्डर आएगा। ठीक है, अगर वो बोल रहा है मोस्ट नेगेटिव तब भी क्लोरीन आएगा। अगर वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड को कंसिडर करो, मतलब वहां पे आपको साइन नहीं देखना है, तो भी क्लोरीन की ज्यादा आएगी। पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले रहे हैं अब्दुल्ला, तो इन दैट केस फिर आपको ये देखना पड़ेगा जो नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगा, यानी कि क्लोरीन फिर सबसे पीछे आ जाएगा, अगर वो उस वे में पूछना चाह रहा है तो एग्जाम में। क्लियर है? तो आप जरूर देखिएगा कि उसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या ऑर्डर था? F2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्ट में क्या था? आयोडीन था। हाँ जी बोलो, याद आ रहा है? क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो ज्यादा था, है ना सबसे। तो मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करता है। इतना भी मुश्किल ये चैप्टर नहीं है जितना तुम जवाब नहीं दे रहे। इतने मुश्किल चैप्टर तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अच्छा, उसके अलावा और क्या डिस्कस किया था हमने? बोन डिसोसिएशन एनर्जी। अब्दुल्ला तुम बताओ, किसकी ज्यादा थी बोन डिसोसिएशन एनर्जी? मैम फ्लोरीन की। क्लोरीन की ज्यादा थी। कर दूं पिटाई? मैम मैंने कल के नोट्स नहीं लिखे थे ना, मैम रिवाइज करे थे, और मैम जब लिखने गया था मैम कल उस टाइम पे अपलोड नहीं हुए थे रिसोर्स शीट पे। रिसोर्स शीट पे नहीं हुए थे? मैंने तो भेज दिए थे ग्रुप में। मैम मतलब मेरे फोन में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मैम वहां से डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है कोई भी पीडीएफ। अच्छा, तो मैम रिसोर्स शीट से पीडीएफ ओपन हो रहा है मैम, बट वहां पे उस टाइम पे अपलोड नहीं था फोर्थ लेक्चर। रिसोर्स शीट में, हाँ रिसोर्स शीट में रात को नहीं करती हूँ बेटा मैं अपडेट, मैं मॉर्निंग में करती हूँ उसको 10 बजे के आसपास, रिसोर्स शीट। फिर रात को क्लासेस हो जाती है ना मेरी बैक टू बैक, तो फिर बस नहीं लगता है टाइम। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर था, Cl2 की सबसे ज्यादा थी, Br2 की, फिर F2 इससे भी पीछे आ रहा था। क्यों आ रहा था? बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ कम था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही थी, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या था? वीक था, है ना? तो ये सब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो यहाँ पे डिस्कस किए थे। और अगर मैं एक और लिखूं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या था अनुज, याद है? ईशा, अंजलि, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज छोटा होगा। किसका साइज छोटा था?
क्लोरीन। हाँ बोलो ना। नितांत आ गया है? नितांत, यस मैम। ओके। आप दिल्ली से हो बेटा नितांत? हाँ है? हाँ हाँ यस मैम। हाँ, ये बेटर साउंड कर रहा है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। प्लीज, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, एक हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, एक बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर और एक ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, मतलब इस ग्रुप 17 से। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी भी तुम देख सकते हो, एक नोट करके इसको लिख सकते हो अगर आप लोग फेयर नोट्स में, फेयर नोटबुक में बना रहे हो। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, वन क्यूरियस एनोमली वी नोटिस फ्रॉम टेबल 7.8, द स्मॉलर द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जितना एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन F2 का क्या है, कम है एज कंपेयर टू Cl2। ठीक है, और वो कह रहे हैं वेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड शो द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। तो वो कह रहे हैं रीजन क्या होगा, ये कहाँ पे आएगा तुम लोगों के सवाल जेई में, असर्शन रीजन में आएगा, जहाँ पे वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल तुमसे पूछेगा। तो a reason for this anomaly is the relatively large electron repulsion among the lone pair in F2 molecule, where they are much closer to each other than in case of Cl2. Is that clear? So NCERT lines are very very important in case of inorganic chemistry. तो आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कलर, हेलोजेंस का कलर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला हुआ है कि अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन की बात करूं तो गैसेस होती हैं, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है एंड आयोडीन आपका सॉलिड होता है। ब्रोमीन अगर आप लोगों ने लैब में देखा होगा तो रेडिश ब्राउन कलर का बेसिकली होता है कलर, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा क्या? अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो कह रहे हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बेटा, जितने भी हेलोजन है, इधर देखो, जितने भी हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझाना चाहूंगी, कलर देख लो क्या क्या है। F2 का येलो है, Cl2 का ग्रीनिश येलो है, अगर आपको दिख रहा है, कलर याद रखने हैं तुम्हें। Br2 का रेडिश ब्राउन होता है एंड I2 का वॉयलेट कलर। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताऊं कि यहाँ पे कलर क्यों आता है, थोड़ा सा मैं तुम्हें फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी, जहाँ पे तुम पढ़ते हो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप लोग क्या करते हो मेरा बेटा, याद है तुम लोगों का, कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, अगर वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर स्टेट में चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो रेडिएशन एमिट करता है इन सम रीजन, जिसके नाम आप लोगों ने याद है दिए थे, लाइमन बाल्मर पास्चन रिकेट फंड दिए थे। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाकर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, क्योंकि हायर स्टेट स्टेबल नहीं है तभी आएगा वापस ग्राउंड स्टेट में, तो जब वो रेडिएशन एमिट करता है, उस केस में जो रेडिएशन वो एमिट करेगा विजिबल रीजन में करेगा, जिसकी वजह से वो कलर शो होता है। तो अगर मैं बताऊं कि F2 Cl2 Br2 इनका कलर क्यों आ रहा है, तो एक बार बताओ, MOT में तुम लोगों ने मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी, है ना? तो अगर मैं बात करूं F2 का, तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो इसका MOT बनेगा वही इसके बाकी एलिमेंट्स का भी बनेगा। तो अगर मान लो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, अब किसी को याद नहीं है तो फिर वो तुम लोगों की गलती है कि क्यों याद नहीं है, और इस हफ्ते तो टेस्ट भी है इस चैप्टर का। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz।
यही होता है जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो कैसे करूंगी, 2 2 2 4 6 8 9 10। अब मुझे बताओ यहाँ क्या करूं, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूं या दो दो भर दूं, बताओ। मैम दो दो मेरे को मैम अभी 1-1 हो गई। पहले 1 1 होगा अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, फिर 2 भर दो। यहाँ पे भी पहले 1 1 फिर पेयरिंग करवा दो, राइट। हो गई 18। तो अब देखो जो हमारी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, अगर तुमसे कोई पूछे कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सी है तो तुम बता पाओगे? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सी है? हाईएस्ट एनर्जी वाली ऑक्यूपाइड ये वाली है, बोलो। Yes, हाँ ma'am. है ना, यही है ना पाई स्टार वाली। इसको हम होमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो भी बोलते हैं। और अगर तुम्हें मैं बोलूं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सी है, मतलब लोवेस्ट एनर्जी वाली जो अनऑक्यूपाइड हो, एक ही है, यही बची है जो अनऑक्यूपाइड है। तो यानी कि सिग्मा वाली हमारी क्या हो जाएगी? ल्यूमो हो जाएगी, बोलो। यस मैम। तो एक बात बताओ, कलर कब शो होगा? जब मेरे यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जब ये सिग्मा स्टार 2pz में जाएंगे और फिर जब वो वापस आएंगे तो क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल रीजन में। इसी ट्रांजिशन की वजह से क्या आ रहा है? कलर आ रहा है। और इसी की वजह से जो तुम्हारे हेलोजेंस हैं वो क्या है? कलर्ड। गेटिंग माई पॉइंट और नो? तो ये जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं? जो एनर्जी गैप है इसको हम कहते हैं होमोल्यूमो गैप। तो अगर पेपर में आ जाता है कि कलर क्यों शो कर रहे हैं, तो मेरा बेटा जब इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिटल में है, होमो में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, तो वो पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हाई स्टेट पे जाएगा, फिर वापस आएगा और रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से कलर आ रहा है। ठीक है, तो कहां से कहां ट्रांजिशन हो रही है मेरा बेटा, बता दोगे? पाई स्टार से सिग्मा स्टार में। ठीक है, उसके अलावा एक छोटी सी बात और ये है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्लोरीन का कलर येलो, इसका वोलेट है। मतलब जैसे जैसे तुम नीचे जाते जा रहे हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो कलर है वो येलो से वोलेट हो रहा है। देखना एक बार, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जब तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है। साइज इंक्रीज होने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहाँ से। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ। कम हुआ मैम। कम। कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो तुम क्या कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की। ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे तो साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? जल्दी निकल जाएगा, है ना, लूजली बाउंड है तो कम एनर्जी में ही निकल जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, जो तुम रेडिएशन उसको दे रहे हो, जो वो एब्जॉर्ब करेगा, वो हायर एनर्जी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा या लोअर एनर्जी वाली करके काम चल जाएगा उसका? मैम लोअर से कर दीजिएगा। तो लोअर एनर्जी वाली रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा, यानी कि हायर वेवलेंथ वाली, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका नेटवर्क इशू है वो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, यानी कि हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो होता क्या है मेरा बेटा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो ना, तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या है? लोअर एनर्जी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। यू कैन से होमो और ल्यूमो का जो गैप होता है वो भी क्या हो जाता है? इनका जो एनर्जी गैप है वो भी क्या हो जाता है? कम होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है फटाफट से क्या करता है? ऊपर जाता है, फिर वापस आता है और रेडिएशन क्या करता है? एमिट करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, ये मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाऊंगी कि अगर तुम्हारा I2 वॉयलेट कलर का है ना, तो वो क्या करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। गेटिंग माई पॉइंट? हालांकि पता नहीं किसने कोऑर्डिनेशन अभी स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मान लेते नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर मेरा I2 वॉयलेट कलर का है तो इसने एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया होगा? इसने एब्जॉर्ब किया होगा येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसने वो एब्जॉर्ब करी होगी। मैम हमें कैसे पता चलेगा? कोई नहीं, कोऑर्डिनेशन में बता दूंगी। और अगर F2 का कलर येलो है तो इसने वॉयलेट कलर की रेडिएशन
एब्जॉर्ब की होगी। तो तुम्हें पता है विबग्योर से, अगर मैं तुम्हें बताऊं विबग्योर से, तुम मुझे बताओ वॉयलेट की वेवलेंथ ज्यादा है या येलो की वेवलेंथ ज्यादा है? येलो की वेवलेंथ ज्यादा होती है, बोलो। यस मैम। तो अगर येलो की वेवलेंथ है, अब इसने येलो लाइट वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, यानी कि ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब की, यानी कि लोअर एनर्जी वाली रेडिएशन। और यहाँ पे क्या होगा, वॉयलेट कलर वाली, यानी कि वेवलेंथ क्या है, कम, यानी कि हायर एनर्जी वाली क्या होगी, रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी। समझे यहाँ पे ये वाली चीज? कलर किस वजह से आ रहा है ये तुम्हें लोगों को पता होना चाहिए। और डाउन द ग्रुप ये कलर ऐसा आ क्यों रहा है येलो से वॉयलेट, इसका मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और आप ये भी बोल सकते हो कि होमोल्यूमो का गैप कम हो जाएगा। अगर गैप, एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो क्या होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा और वापस आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से यहाँ पे कलर शो करता है। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे एक चीज बोल रखी है इन्होंने, एनसीईआरटी ने, आगे देखिए, इधर आइए। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने को रख सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन बेसिकली ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। कैसे रिएक्ट करते हैं अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, ब्रोमीन की बात करूं और आयोडीन की बात करूं, वो इतने ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं वो पानी में, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो थोड़े से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल कभी बना नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है ना कि कलर क्यों आ रहा है, जैसे एनसीईआरटी का लिख दिया, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन visible region which result in excitation of outer electron to higher energy level by absorbing different quanta of radiation they display different color। ठीक है, तो एक्साइटेशन से यानी कि ट्रांजिशन कौन सी होगी ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये कलर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्लीज लिखते जाओ कि मैम कौन कौन सा बोल रही है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ये इसकी अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब तुम मुझे बताओ हेलोजेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जितने भी हेलोजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा बेटा क्या होता है, NH2NP5 होती है। मतलब उनको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो जितने भी हेलोजेंस है वो -1 तो शो करेंगे ही करेंगे। और फ्लोरीन को छोड़ के बाकी हेलोजेंस जो है +3, +5, +7 ये भी शो करेंगे। पहला यहाँ पे बात आती है कि मैम फ्लोरीन क्यों नहीं कर रहा प्लस वाली, वो इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल। तो अगर ये पूरा सबसे मैं बोलूंगी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फिर ये कैसे प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, ये तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। दूसरा, इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं फ्लोरीन की पास, जिससे वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सके, तो वो भी सीन नहीं है। लेकिन बाकी हेलोजन के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा पा रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? उसके अलावा यहाँ पे देखो ये क्या है, दे शो +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। अभी मैं तुम्हें ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड्स पढ़ाऊंगी, तो जो +4 और +6 जो ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्सी एसिड्स बनेंगे, वहां पे +4, +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? जो बाकी के हेलोजन है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। एनसीईआरटी तो तुम लोगों को पढ़नी है, और ध्यान रखना एनसीईआरटी तुम्हें कितनी पढ़नी है, एनसीईआरटी तुम्हें कितनी पढ़नी है इस चैप्टर के लिए, जितनी मैंने पढ़ाई है मोर देन इनफ है। अगर तुम सोच रहे हो कि सारी पढ़नी है तो सारी तुम्हारी मर्जी है, पढ़नी है तो पढ़ लो, बट मैं आपको ये कहूंगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस ना फर्स्ट, तो सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने आप लोगों को कराया है उसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ोगे।
ठीक है, चलिए हो जाएगा ये। चलिए मैम, यस मैम। ओके, नेक्स्ट आती है बात रिएक्टिविटी की। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद को क्या करना चाहेंगे, रिड्यूस, यानी कि खुद क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था? F2 था, ठीक है। तो अगर मान लो मैं F2 को इनमें से किसी के साथ भी रख दूं तो ये क्या होगा, F2 खुद को तो क्या करेगा, रिड्यूस, और बाकी सबको क्या कर देगा, बोलो, ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ या ना? हाँ मैम, कर देगा। तो इधर देखो ये वाली रिएक्शन, अगर मान लो मैं F2 के साथ कुछ भी रखती हूँ, Cl नेगेटिव रखती हूँ, Br नेगेटिव रखती हूँ, या I नेगेटिव रखती हूँ, तो होगा क्या, F2 खुद तो रिड्यूस हो जाएगा F नेगेटिव में, और जो ये आपका क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, वो चेंज हो जाएगा किसमें, X2 में। मतलब खुद का तो रिडक्शन कराया और दूसरे का क्या करा दिया, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ऑक्सीडेशन करा दिया। और अगर मान लो मैं क्लोरीन के साथ फ्लोरीन को रखूं, ब्रोमीन को रखूं, आयोडीन को रखूं, तो फ्लोरीन का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर आप ब्रोमाइड और आयोडाइड रखते हो तो वो क्या करेगा, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा Cl नेगेटिव में, और दूसरे वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, ब्रोमीन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन से। तो मतलब अगर ब्रोमीन के साथ आप आयोडाइड लेते हो तो Br2 तो खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा, Br नेगेटिव में, और I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा मेरा बेटा I2 में। इससे सिंपल क्या होगा तुम बताओ। तो F2 तो भाई साहब Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव तीनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा। बेचारा Cl किसको कर पाएगा, सिर्फ Br नेगेटिव, I नेगेटिव को, और Br2 किसको कर पाएगा, I नेगेटिव को, और I किसको कर पाएगा, वो तो बेचारा वीक है, बाकी क्या किसी की कर पाएगा, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। बस सिंपल है। उसके बाद दूसरी चीज आती है वाटर के साथ रिएक्टिविटी, क्योंकि मेरा बेटा अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल में मैं बताऊं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होंगे आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, सोडियम को पानी में फेंकते तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज। ऐसे जो आपके एक्सट्रीम राइट में होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर आप हेलोजेंस की रिएक्शंस कराते हो पानी के साथ तो किस तरीके का बिहेवियर वो शो करेंगे ये आपको देखना है। तो अगर मैं मेरा बेटा सबसे पहले यहाँ पे बात करूं फ्लोरीन की, तो आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है इसकी। अगर मैं फ्लोरीन की रिएक्शन करा रही हूँ मेरा बेटा पानी के साथ, तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है कि फ्लोरीन अपने आप को तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। देखना इधर, और वाटर में ऑक्सीजन -2 में, तो इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो O2 0 में है, देख रहे हो, Yes, ma'am. -2 से 0, यानी कि इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो मैम क्या बाकी सारे हेलोजन भी यही बिहेवियर शो करेंगे क्या? नहीं, आंसर इज नो। अगर तुम मान लो क्लोरीन और ब्रोमीन को ले लेते हो, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, तो उसमें आपको HX और HOX मिलेगा। HX क्या होता है, हाइड्रोहेलिक एसिड होता है, मतलब अगर मान लो HCl Cl ले रहे हो तो आपको HCl मिलेगा, और साथ ही साथ आपको HOCl मिलेगा, या यू कैन से HOX मिलेगा इन जनरल। ये होता है हाइपोहेलस। मैम याद करना है क्या नाम? हाँ, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड और इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलिक एसिड। ये कब है, जब तुम क्लोरीन और बोलो ब्रोमीन ले रहे हो। मैम आयोडीन लेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो अगर तुम चाहते हो कि I2 रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद ये नहीं हो पाएगी। तो ये रिएक्शन खुद ब खुद तो नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन हो जाती है एसिडिक मीडियम में। जैसे रिवर्स बोले तो I2 नहीं चेंज हो रहा है आपका I नेगेटिव या किसी में HI में, हो क्या रहा है, जो आपका I नेगेटिव है मेरा बेटा वो I2 में चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ा सा नॉलेज दूं, तो HI क्या होता है मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, देखो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसने ऑक्सीजन को तो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो गया, आई नेगेटिव से I2 ऑक्सीडाइज हो गया। तो I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो जाता है, बजाय कि I2 I नेगेटिव में कन्वर्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये इंपॉर्टेंट है एसिडिक मीडियम में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ the reaction of iodine with water is non-spontaneous. In fact, I negative can be oxidized by oxygen in acidic medium, just the reverse of the reaction observed with fluorine. तो तुमने जो फ्लोरीन के केस में देखा था, बिल्कुल उससे रिवर्स रिएक्शन होती है इन केस ऑफ आयोडीन। हाँ जी, पल्ले पड़ा। देखो आप लोग आई होप डेली क्लास में आते हो, तो फायदे हैं इस क्लास के। मैम ये तीनों ही नॉन स्पॉन्टेनियस है? नहीं, ये तीनों ही स्पॉन्टेनियस है। अगर आप I2 की रिएक्शन कराते ना वाटर के साथ, क्या नाम है जिसने भी पूछा है मेरे से क्वेश्चन, अगर आप I2 की वाटर के साथ कराते, दैट विल बी योर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लोरीन तो बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है भाई पानी के साथ, ठीक है। रीजन क्या बोलोगे? क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन हो जाएंगी आप लोगों को याद। ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है किसमें, क्लोरीन के केस में और इसके केस में। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को निपटा लीजिएगा, उतना फायदे में रहोगे। जल्दी से मुझे बताओ हाँ या ना, नहीं तो मैं रोक देती हूँ यहाँ पे। बताओ। यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे सो गए? इतना बोरिंग चैप्टर है। बेटा जहाँ पे याद करने की चीज है वहां याद करना, बट जहाँ पे आप समझ के चीजों को कर सकते हो वहां पे आपको समझ के करना है। ये एक बार मुझे पढ़ के बताओ, ठीक है क्या? मैं ऑलरेडी इसको बता चुकी हूँ। बोलो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। एनोमलस बिहेवियर बता रखे हैं यहाँ पे फ्लोरीन का, कि फ्लोरीन जो है बाकी मेंबर से किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। देखो मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला तो साइज छोटा है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम है, जितनी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या है, कम है रिपल्शन की वजह से, और ज्यादा ही कम है, मतलब इतनी कम है कि ब्रोमीन के पीछे जा चुकी है। पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आता है फ्लोरीन, ठीक है। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो बहुत सारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती है फ्लोरीन की एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि F2 जो है फटाफट से किस में कन्वर्ट होना चाहता है, F नेगेटिव में। एफ नेगेटिव में। दो बातें हैं, एक तो भाई साहब लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कम एनर्जी में टूट जाएगा। दूसरा, जब ये बनेगा और अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं इसकी। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है? ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन भी हो, एटलीस्ट हाइड्रोजन भी हो, और इन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। तो जो फ्लोरीन ऑक्सो एसिड बनाता है वो क्या होता है? HOF। सिर्फ ये एक ही टाइप का बनाता है ऑक्सो एसिड। बाकी हेलोजेंस जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा और बताओ। अगर मैं HF की बात करूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड दैट इज HF, क्या है तुम्हारा? लिक्विड है। लिक्विड। इस वजह से लिक्विड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में होती है, ऐसे। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन भी तुम बता सकते हो, स्मॉल साइज है फ्लोरीन का और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बाकी जो आपके HCl, HBr, HI वो क्या होते हैं? साइज उनका बड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, और क्या होती हैं? गैसेस होती है। HF लिक्विड होगा और बाकी सारी HCl, HBr, HI क्या होंगी? गैसेस होंगी। गैसेस। ऑल राइट। HCl भी गैस होगी। हाँ, HCl, HBr, HI। HCl जो तुम्हारा लैब में HCl आप यूज करते हो, वो सोच रहे हो क्या? वो तो लिक्विड होता है। हाँ, यही सोच रहे हो क्या? Yes, उसमें क्या होता है? क्लोरीन गैस को पानी में डिसोल्व करके ही तो बनाया है HCl। जो आपका अमोनिया सोल्यूशन भी होता है लैब में, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? अमोनिया गैस को डिसोल्व किया जाता है पानी में, जो वो सोल्यूशन तुम्हें मिलता है जिसको तुम अमोनिकल सोल्यूशन बोलते हैं, NH4OH। तो HCl भी कैसे बना है? क्लोरीन गैस को डिसोल्व किया गया है पानी में। ठीक है, अब डाइल्यूट क्यों होता है वो? क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है। अगर तुम कंसंट्रेटेड लेते हो तो उसमें पानी कम होता है, इसलिए कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड्स होते हैं थोड़ा सा आराम से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, चले आगे। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करो। देखो इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ AGF। क्या है। A ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों बेटा? वाई ए ऑप्शन? आपसे बोला कौन सा हैलाइड प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। एक बात बताओ, Ag है, Ag प्लस NO3 है, तो AgF बना सकता है ना? और AgCl बनाएगा, AgBr बनाएगा, और AgI। अभी तुम ना अपने स्कूल में प्रैक्टिकल भी करोगे क्वालिटी सोल्ट एनालिसिस, तो वहां पे आपको ये भी पता लगेगा जो AgCl होता है वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। इसके पेल येलो होते हैं और इसके डार्क येलो कलर के आते हैं। और ये क्या होता है? ये सोलुबल होगा, और अगर सोलुबल होगा तो प्रेसिपिटेट बोलो नहीं बनेगा। नहीं बनाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला करो, क्वेश्चन नंबर 2। Fluorine is the most reactive among all the halogen because of its। मैम एक ही ऑप्शन, दो भी हो सकते हैं। B ऑप्शन। हैंड रेस करना है तुम्हें, मोर देन वन करेक्ट। हैंड रेस करके बताओगे। चलो नवदिशा आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्मॉल साइज है और लो डिसोसिएशन एनर्जी है ना मेरा बेटा, यस मैम। तभी तो Yes, बॉन्ड ma'am. वीक होता है। इसका साइज तो ठीक है, छोटा है,
बॉन्ड लेंथ कम है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, तभी तो बॉन्ड वीक होता है और जल्दी ब्रेक हो जाता है और ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ए और बी है। हाई डिसोसिएशन अभी मैं पढ़ा क्या रहे हो, तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो बच्चों। वो अभी बताया। ये वाला करो, दोनों क्वेश्चन करना। हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब किस केस में तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपराइज करने के लिए। बख्श कहाँ गया? बताओ क्या होगा? हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस में होगी बेटा? अरे बोलो जिसने हैंड रेस किया। मैम डी ऑप्शन। मैम HI। HI. HI मैम। HI में क्यों होगा? मैम हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। Ma'am, strong intermolecular इस वजह से। force. मैम HF में तो थोड़ी सी सही हो जाता है। आप लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे हो बच्चों, इधर आना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने HI का बताया था। नो मैम। फिर हाउ विल यू से? मैम A ऑप्शन। HF में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, जिसकी वजह से हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। और इसमें लिक्विड तो तुम लोगों को पता ही है HF होगा। कंफ्यूज मत हो क्या सोच रहे हो क्या नहीं। उसके बाद आते हैं मेरा बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इधर आओ, क्या बनेगा? HF बनेगा, HCl, HBr और HI। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एसिडिटी की। कोई मुझे बताएगा इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इनका? Ma'am, HI का सबसे ज्यादा होगा. वेरी गुड। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, H छोटू सा है, आयोडीन बड़ा सा है, छोटा बड़ा बॉन्ड वीक होगा इजिली। बट बच्चों आप पढ़ नहीं रहे हो, मैं बता दे रही हूँ साफ मुंह पे। पहली बात तो तुम टाइम पे नहीं आते। पहले जिंदगी में कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है तो पंचुअल हो जाओ, ठीक है? और उसके बाद अगर तुम पंचुअल हो तो पढ़ना चालू कर दो। बिल्कुल इस बैच में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है, 5% रिस्पॉन्स है, वो भी 6-7 बच्चों की वजह से बस। 6 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, 4, 3-4 बस। आप लोग क्या कर रहे हो आई डोंट नो। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा। एक एक चीज को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। मैं ऑलरेडी ग्रुप 15 को डिटेल में इसीलिए पढ़ाया था मैंने, ताकि यहाँ पे कम टाइम लगा पाऊं मैं। तो हाइड्रोजन छोटा, आयोडीन बड़ा, बॉन्ड वीक होगा, आसानी से H+ निकल जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा। और पीके क्या होता है? पीके आप लोगों को बताया था एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर एसिडिटी ज्यादा है तो पीके की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अगर HF की मैं देखूं तो पीके की वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे वीक एसिड इसमें से HF होगा। उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप जाते जाते डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप जाके बढ़ रही है। और अगर मैं हाइड्राइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मेरा बेटा, तो इसमें देखो क्या है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का है। तो यहाँ पे इन्होंने किस हिसाब से इसको जस्टिफिकेशन कैसे दोगे इसकी?
Why the boiling point of HF is greater than HCl, HBr and HI? मैम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बॉन्डिंग। डोमिनेटिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है। उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस यानी कि मोलिकुलर मास HI का, फिर HBr और लास्ट में HCl का। लेकिन यही में मेल्टिंग पॉइंट, यही तो खासियत है इस चैप्टर की, कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान कर देना है। अभी तो तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा पूरा चैप्टर नहीं आ रहा भाई, और स्कूल में भी नहीं है ये चैप्टर, अभी तो ना के बराबर ये चैप्टर हो गया है। तो इसमें भी मेरे को कोई एक्सक्यूज देगा मैम रटने वाला चैप्टर है ये है, तो फिर एक्सक्यूज ही समझूंगी। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट HI का है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में वो लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले वंडरवॉल फोर्सेस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा HI का होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर कर रहे हैं, फिर दोबारा वंडरवॉल कर रहे हैं। ऐसे ही याद करो, ग्रुप नंबर 15 में भी ऐसा ही कुछ लोचा था, मेल्टिंग पॉइंट का अलग ऑर्डर था, बॉइलिंग पॉइंट का अलग ऑर्डर था। लेकिन Yes, अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर था वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था। तो यानी कि तुम लोगों को ग्रुप 15, 16, 17 इन तीनों के हाइड्राइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मुंह जुबानी याद होने चाहिए। ये चैप्टर को स्ट्रोंग आप तभी कर सकते हो जब थोड़ा सा, मान लो एक बार तुमने रिवाइज कर लिया, उसके बाद मान लो हफ्ते बाद दोबारा स्कूल में उठा लिया, एनसीईआरटी ले गए, एनसीईआरटी तो शायद नहीं भी होगी। और हाँ, अगर तुम्हारे पास इसकी एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है PDF, तो कोई बच्चा एक्सक्यूज नहीं देगा मैम एनसीईआरटी ही नहीं है हमारे पास तो इस चैप्टर की, नहीं अगर मिल रही है वैल्यू याद करनी तो डाउनलोड करो। क्या मैम, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए या फिर ऑर्डर? ना 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 ना, ओनली ऑर्डर, वैल्यू तो मेरे को याद नहीं है, तुम्हें क्यों करनी है, वैल्यू नहीं आती है पेपर में, ऑर्डर याद रखना। पीके का क्या ऑर्डर है, एसिडिटी, बॉन्ड लेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स का तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लो। वो कह रहे हैं कि जो क्लोरीन ब्रोमीन, अभी मैंने बोला था ना, क्लोरीन ब्रोमीन के और आयोडीन के ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इस रेंज में होती है, क्यों, वैकेंट ऑर्बिटल है उनके पास। ठीक है, फिर एनसीईआरटी बोलती है कि अगर मान लो मेरे को ऑक्साइड की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, मान लो क्लोरीन के भी ऑक्साइड्स हैं, ब्रोमीन के भी ऑक्साइड हैं और आयोडीन के भी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, तो इन्होंने बोला कि काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स फैक्टर। अब मैम ये क्या होता है, ये इसके बारे में कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, ये मैं तुम्हें ऑर्गेनिक में समझाऊंगी थोड़ा। काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर के बेसिस पे बेसिकली स्टेबिलिटी हम बता पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर इन दो फैक्टर को देखें तो उस हिसाब से आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम और ब्रोमीन की उससे कम होती है। फिर उन्होंने एक रीजन भी दिया हुआ है कि आयोडीन के ऑक्साइड्स की, मतलब आईओ जो बॉन्ड होगा, आयोडीन के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो स्टेबल की होते हैं। तुम्हें पता है फजान्स रूल के अकॉर्डिंग डाउन द ग्रुप अगर अनायन का साइज बढ़ता था तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती थी, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्टोर्शन होता था, है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो नेगेटिव क्लाउड है, वो अप्रोच कर पाता था अच्छे से कैटायन को, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता था, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि जितना ज्यादा जो स्टेबिलिटी बता रहे हैं आयोडीन का, वो किस वजह से बता रहे हैं, ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे जो आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, आयोडीन का साइज बड़ा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। पढ़ा था ये, साइज बढ़ता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है ना। अगर जितना ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा ना, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है मेरा बेटा, देखो एनसीईआरटी बोलती है कि देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। एक बार बताओ कोई चीज बॉन्ड कैसे बना पा रही है, इसका 3p है और इसका क्या है 2p है, इसका 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, मतलब 3p इन्वॉल्व होगा उसका 2p, तो 3p और 2p का ओवरलैप क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, तभी क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बन पा रहा है मल्टीपल, उसमें जो बेसिकली उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों, और देखो ना डी ऑर्बिटल भी है इनके पास, देख पा रहे हो,
देख पा रहे हो? यस मैम। बी ऑर्बिटल भी है इनके पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्लोरीन और ऑक्सीजन के पास तो 2p है, गेटिंग माय पॉइंट। और क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन के पास थर्ड पीरियड का है तो उसके पास 3p है, 3d है, d पाई p पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो पाती है। और जबकि ब्रोमीन की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमीन में दोनों की कमी है, ना तो उसकी इतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है इफ आई कंपेयर विद आयोडीन। दूसरा, ब्रोमीन के पास है मेरा बेटा आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 4p और ऑक्सीजन है 2p, तो 4p 2p की ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। इसीलिए ब्रोमीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या है आयोडीन के ऑक्साइड से और क्लोरीन के ऑक्साइड से क्या है मेरा बेटा? कम है। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ी सी यहाँ पे बातें क्या करनी है, पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस फजांस रूल पढ़ा है ना? फजांस रूल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मेरा बेटा। साइज बढ़ता है ना इनका तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। जो नेगेटिव क्लाउड है और कैटायन, बेसिकली क्या होता है, कैटायन अनायन को क्या करता है, अप्रोच करता है। जितने अच्छे से अप्रोच कर पाएगा, मिक्सिंग हो पाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी की वजह से अच्छा बन पा रहा है आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। क्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या बोलोगे? इनका ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसका क्या बोलोगे? ब्रोमीन का, ना तो उसके पास पोलराइजेबिलिटी वाली बात है और ना ही उसके पास ओवरलैपिंग उसकी इफेक्टिव हो रही है। ये वाले कुछ ऑक्साइड्स हैं, ये रीड कर लेना आप लोग, सिर्फ रीड कर लेना, एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे इतने ज्यादा। क्लोरीन के देख रहे हो, देखो कितने सारे ऑक्साइड्स बने हुए हैं इसमें, तुम देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे तो +7 है, ठीक है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे कितना है? +4। और यहाँ पे प्लस। तो आप देख रहे हो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहे हैं, क्यों बन पा रहे हैं? बेकेंडी और वाइटल है इनके पास। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेना अपनी तरफ से, पेपर में नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल एक बार रीड कर लेना। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ू। अब ये आपके ऑक्सो एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं। ऑक्सो एसिड्स अभी मैंने बोला कि आपके, अगर मैं बात करूंगी हेलोजन फैमिली में, जो फ्लोरीन है वो एक ही टाइप का बनाता है, ऑक्सो एसिड HOF, और बाकी देखो क्लोरीन ब्रोमीन बना पा रहे हैं ना, HClO, HBRO बन रहा है ना, देखो HBRO3 बन रहा है, देख रहे हो, HBRO4 बन रहा है, यहाँ पे भी HClO2, HClO3, HClO4, आपको नाम भी पता होने चाहिए। HOCl का नाम होता है हाइपोक्लोरस, HClO2 का होता है क्लोरस, HClO3 का क्लोरिक होता है, HClO4 का परक्लोरिक होता है। ये आप लोगों को नाम मालूम होने चाहिए। स्ट्रक्चर आपको किस किस के करने हैं? पहला आपको करना है HOCl का स्ट्रक्चर। तो HOCl आपका क्या है? हाइपोक्लोरस है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इधर आना एक बार। क्लोरीन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है। बना लिया इसने, देखो। यस मैम। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक तो बॉन्ड बना लिया, बाकी क्या होंगे इसके पास? 3 लोन पेयर। लोन पेयर। क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर sp3। दूसरा है HClO2 क्लोरस, इसका कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? देखो एक बार, क्लोरीन है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्डेड आएगा। देखो इसमें भी क्या होंगे? 2 लोन पेयर होगा। पिरामिडल शेप है, नहीं पिरामिडल नहीं है, कैसा है? बेंट शेप है, बी शेप, बेंट शेप। देखो, ठीक है। और अगर मैं क्लोरिक एसिड की बात करूं तो उसमें कैसे लिखोगे? Cl है मैम, 3 ऑक्सीजन है, लगा दिए मैम 3 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ी बना दो उसकी, ऑलराइट, और बाकी दोनों को डबल बॉन्ड दे दो, और एक लोन पेयर होगा। ये पिरामिडल है,
और एक पर क्लोरिक एसिड क्या होगा, अब तुम देख लो होगा क्या, 4 ऑक्सीजन है, टेट्राहेड, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। स्ट्रक्चर बनाने आ जाने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो एक तो तुम्हें क्या याद रखना है मेरा बेटा, एक ये याद रखना है कि फ्लोरीन जो है एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा, ठीक है, और फ्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऑल राइट। अगर इसके अलावा मान लो मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि अगर मेरे पास HClO4 है मेरा बेटा, HClO3 है, ध्यान से सुनना, HClO2 है और HClO है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है वो बता देगा एक्स्ट्रा क्लास में सुबह, या फिर अलग से आपने पढ़ा होगा। और एक है HClO, HBRO, HIO। याद है मैंने बताया था, अगर सेंट्रल एटम सेम है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेनी है सेंट्रल एटम की। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। या तो आप इसके हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, तो जब इसका आप कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या होगा, ClO4 नेगेटिव होगा। इधर देखना, ClO4 नेगेटिव। ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं। अब तुम देखो जो ये कंजुगेट बेस बना है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, GOC में पढ़ते हो आप, तो आप बोल सकते हो उसका जो कंजुगेट बेस है वो कैसा है, स्टेबल है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, वीक कंजुगेट बेस, और स्टेबल होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। वीक क्यों होगा, क्योंकि जो इसके लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसी में अगर नीचे वालों का एसिडिक नेचर की बात करूं मेरा बेटा, तो यहाँ पे चेक करो, जब मैं H+ को भगाऊंगी तो क्या होगा, OCl नेगेटिव बनेगा, इसमें OBr नेगेटिव बनेगा और इसमें OI नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल है, फ्लोरीन पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो एसिड होगा वो क्या होगा, ज्यादा। या तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा, पोलैरिटी डेवलप होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा और H+ जो है आसानी से निकल जाएगा। जबकि यहाँ पे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, आयोडीन की उससे कम है। तो तुम किसी के बेसिस पे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें कंजुगेट बेस से चलना है वैसे चलो, यहाँ के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे चलना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे चलो। अब सेकंड वाला जो मैंने लिखा है, तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते हो, क्योंकि सेंट्रल एटम देखो ना अलग अलग है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, OH का बॉन्ड क्या होगा, फिर ये इससे खींचेगा, तो इन दोनों का जो OH का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, जिसकी वजह से H+ जो है आराम से निकल जाएगा। ग्रुप 18 में देखो, ग्रुप 18 बहुत छोटा सा है, आप सबको क्या पता होना चाहिए। देखो अगर आप लोग पहली क्लास है ना आप लोगों की, या आपने बीच में क्लासेस मिस की हैं पी ब्लॉक की, तो आपको ये बहुत ही गंदा चैप्टर लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा हो क्या रहा है पता ही नहीं। बट अगर आपने रेगुलर 5 क्लासेस लगाई है इस चैप्टर की, तो इतनी मेरे को कॉन्फिडेंट हूं मैं कि समझ में आ रहा होगा। बट अगर नहीं लगाई है तो इसमें भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं आ रहा होगा। तो आपको ग्रुप 18 जो कि नोबल गैसेस होते हैं, रेयर अर्थ में एलिमेंट्स होते हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होनी चाहिए, NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम,
इनकी इलेक्ट्रॉनिक, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। नियोन सेकंड पीरियड का है, आर्गन थर्ड पीरियड का है, क्रिप्टॉन फोर्थ, जीनोन फिफ्थ और रेडोन आपका सिक्स्थ पीरियड का है। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरीके से लिखनी है, ठीक है जी। अब क्योंकि इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड है, तो ना तो ये देने की इच्छा रखते हैं और ना ही ये लेने की इच्छा रखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें से जो जीनोन और रेडोन है वो काफी रेयर है और रेडोन रेडियो एक्टिव भी है। देखो उसका रेडियो एक्टिव डिके भी कराया हुआ। देखो रेडोन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो आप, अगर आप रेडियम का रेडियो एक्टिव डिके कराते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, रेडोन मिलता है 86222 इसका मास नंबर। तो कितने की कमी आई है मास नंबर में, 4 में, और एटॉमिक नंबर में 2 की, तो यानी कि 7 में क्या निकल रहा होगा, हीलियम। अगर मैं ग्रुप 18 नोबल गैसेस में मोस्ट एबंडेंट नोबल गैस की बात करूं एयर में, तो दैट विल बी योर आर्गन। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और अगर तुम्हें ऑर्डर याद रखना है तो तुम ऑर्डर ध्यान रख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। आर्गन का सबसे ज्यादा एबंडेंस होता है, नियोन, क्रिप्टोन, जीनोन और सॉरी हीलियम, लास्ट में जीनोन। और अगर तुम्हें जरूरी नहीं है, मैं लिख भी देती हूँ, नो नीड टू क्रैम, आप सिर्फ ये याद रखो आर्गन की एबंडेंस सबसे ज्यादा होती है। मैम अबंडेंस एक बार बताना। एबंडेंस मतलब जो ज्यादा आपको मिल रहा है, प्रेजेंस। यस, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपोजिशन उसकी रहेगी एयर में आर्गन की, ओके मैम। ठीक है। उसके बाद मैम ये टेबल करनी है, नहीं करनी, नहीं करनी, सिर्फ तुम एक चीज ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, बस। और ये याद ही रखना पड़ेगा तुम लोगों को। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नोबल गैस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना देना होता है। तो सबसे मोस्ट, ये आ चुका है जेई में सवाल, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा सबसे ज्यादा नियोन की होती है। नियोन की सबसे ज्यादा आर्गन क्रिप्टोन की बराबर होती है मेरा बेटा। उसके बाद जीनोन की होती है। फिर इसको छोड़ भी सकते हो बिकॉज रेडियो एक्टिव है तो जनरली इसके बारे में पूछा नहीं जाता, बट अगर ऑर्डर लगाना है तो फिर रेडोन की होती है और लास्ट में किसकी होती है, हीलियम की होती है। तो नियोन की सबसे पॉजिटिव, आर्गन क्रिप्टोन की उसके बाद बराबर, फिर जीनोन, फिर रेडोन एंड देन हीलियम। ये बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है बस ग्रुप 17 और ग्रुप 16 क्या होती है। तो मैंने तुम्हें ग्रुप 15 का बताया, ग्रुप 16 का बताया, ग्रुप 17 का बताया, ग्रुप 18 का भी मैंने बता दिया। पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है ना वो, है ना। और अगर तुमने इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती घुसा दिया तो तुम्हें उसको रिपल्शन ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी तो वो रिलीज भी नहीं करेगी। तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा वो किस में देखने को मिला है, नियोन में देखने को मिला है। ये आपको वैल्यूज नहीं याद रखनी, बट ऑर्डर आपको याद रखना। उसके बाद बेटा जो आपके नोबल गैसेस होती हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है मैम लो बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम का तो बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि नोबल गैसेस में क्या है मेरा बेटा, वो बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहते किसी के साथ। इनका अगर मान लो मैं नियोन को ले आऊं, बहुत सारे नियोन को एक साथ, तो इनके बीच में क्या होगी, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते इसके बीच में, वीक फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है नोबल गैसेस का। देख पा रहे हो, ये देखो ना 4.2, 27, 87, ये ज्यादा नहीं है, बहुत कम है ये 211। इससे पहले वाले जो हमने एलिमेंट्स पढ़े उनके तो हद ज्यादा था बेटा, ठीक है। उसके अलावा ये तुम्हें नहीं करना है, जो ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, दिस इज नॉट फॉर योर जेई मेंस, एडवांस के लिए करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिर्फ एक बार इसको पढ़ सकते हो। बट आपको ये मेंस के लिए क्या करना है, क्योंकि ये डिलीटेड है बेटा मेंस से, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुकी हूँ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ते हो बताओ जल्दी, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, लीनियर है ना, XeF4 बहुत बच्चों ने मेरे से पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग, और जिसने नहीं पढ़ी उन्होंने पक्का कहीं से तो पढ़ी होगी। तो देखा जाए तो ये जीनोन वाले कंपाउंड नोबल गैसेस में आते हैं, लेकिन हम इसको ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। यस।
तो आपको इनके स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए। XeF6 का डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, इसका पिरामिडल होता है XeO3 का। ठीक है, तो बस बहुत छोटा था। नोबल गैसेस में तुम्हें एक तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक ऑर्डर, व्हाई नोबल गैसेस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, दैट्स इट, क्योंकि बहुत सारा डिलीट हो चुका है तुम्हारा। और वैसे भी ग्रुप 18 अपने आप में इतना छोटा था और बहुत सारी चीजें डिलीट भी हो गई हैं। ठीक है, तो बस तुम्हें यही करना था। एंड दिस इज ऑल अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट।